हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 100+ होंगे और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते प्यारे साथियों, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यदि आपने पूरी काम ईमानदारी से किया। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपना टाइम जरूर सेव रखिए। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। सबसे पहले साथियों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ये तो अलग बात है। मेरे पहले तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं कई सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होंगे। इसको अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैं ऑप्शन के साथ नहीं आया हूँ, मैं वन वर्ड लेकर आया हूँ। मैं क्वेश्चन का जवाब बताता जाऊंगा और आप अच्छी तरीके से उसे याद करते जाएंगे। सवाल लिखा है, चिंतामणि के लेखक हैं या चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब मेरे प्यारे साथियों पूछ सकता है, चिंतामणि जो रचना है वो किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किस विधा की रचना है? इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। अगला सवाल, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब प्यारे बच्चों इसे अलग सवाल पूछ भी सकता है, कह सकता है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। या पूछ सकता है आकाशदीप किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। प्यारे बच्चों, एक ही सवाल से कई सारे प्रश्न वो बना सकता है, इसलिए मैं जैसा बताता हूँ वैसे करते जाएंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो आइए अगला सवाल देते हैं। लिखा है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र की है। सवाल पूछ सकता है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है। लेकिन कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। अब ये पूछा जा सकता है कि अमृत राय द्वारा कृत कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की है। या कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? प्रेमचंद्र की है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी है। एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछ सकता है। अगला सवाल, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। प्यारे बच्चों, कभी कभी केवल रेणु भी होता है, तो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है, क्या लिखूं निबंध के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और ये याद रखेंगे, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पूछ सकता है तितली किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक। याद रखेंगे। यह पूछ सकता है निम्नलिखित में 1919 से 1938 तक कौन सी काल है या कौन सा युग है? तो शुक्ल युग है। अगला, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश। सवाल कुछ और घुमा के पूछेगा, कैसे पूछेगा? पूछ सकता है लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? नाटक। याद रखेंगे, नाटक। या लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। या पूछ सकता है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक कौन है? लहरों के राजहंस। अगला सवाल, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय। याद रखेंगे, मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है? बाबू गुलाब राय की। या मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। अगला, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला सवाल, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अगला सवाल, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह सवाल पलट के कैसे पूछेगा? पूछेगा आचार्य राम शुक्ल और किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रमुख आलोचक के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा सवाल पूछेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। और शुक्ल युग के अंदर उनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है? आलोचक के रूप में। अगला सवाल, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। अगला, कंकाल क्या है? उपन्यास है प्यारे बच्चों। कंकाल क्या है? उपन्यास है। आप कमेंट में बताएंगे कंकाल के रचनाकार कौन है, कंकाल की रचना किसने की है, कमेंट में जरूर बताइए। अगला सवाल, गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के हैं। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की है। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की है। हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की है। हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की है। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सभी को अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल, अजंता पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। अजंता पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कलम का सिपाही कौन सी विधा है? जीवनी। याद रखेंगे, कलम का सिपाही कौन सी विधा रचना है? जीवनी। किसकी जीवनी है? ये मुंशी प्रेमचंद्र की। प्यारे बच्चों, किसने लिखा है इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला सवाल, मेरी तिब्बत यात्रा कौन सी विधा है? यात्रा वृत्त। याद रखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत भी आ सकता है प्यारे बच्चों। कैसा आ सकता है? यात्रा वृत्तांत भी लिख करके आ सकता है। अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगला सवाल, शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है? उपन्यास। ये मत देखना कि जीवनी लिखा है तो जीवनी होगा, कभी कभी होता है कि देखने में कुछ और होता है और असलियत में कुछ और होता है, तो यही हुआ। शेखर एक जीवनी कौन सी विधा है? उपन्यास है प्यारे बच्चों। कौन सी विधा है? उपन्यास। अगला सवाल, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी काव्य से। हम लोग बोलते हैं पद साहित्य का इतिहास। इससे भी 5 प्रश्न आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए इसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखा है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरदास की रचना अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपका काम अच्छी तरीके से बन जाएगा। अगला सवाल, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यह कभी कभी सवाल पलट के पूछ सकता है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? साकेत महाकाव्य। क्या है? साकेत कैसी विधा है? काव्य है। और कैसा है? महाकाव्य। साथियों, किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। अगला, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल, लोक यतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। लोक यतन या लोक आयतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। अगली रचना, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 से अब तक। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 से अब तक। रीत काल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी या भूषण। रीत काल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी या भूषण प्यारे बच्चों। तो बिहारी भी है और भूषण भी है प्यारे बच्चों, ये दोनों नाम याद रखेंगे, बिहारी और भूषण दोनों। ऑप्शन में या तो बिहारी मिलेगा तो भूषण मिलेगा, बिहारी नहीं होगा तो भूषण होगा, और भूषण होगा तो बिहारी नहीं होगा। ये नाम याद रखेंगे। रीत काल के प्रमुख कवियों में इनका नाम आता है। अगला सवाल, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध। कभी कभी प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय न लिख करके खाली ऑप्शन में हरिऔध होता है, तो याद रखेंगे प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? हरिऔध जी है। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला सवाल, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। प्यारे बच्चों तार सप्तक का संपादन किसने किया? आज्ञे ने किया। प्यारे बच्चों आज्ञे का पूरा नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। तार सप्तक का संपादन किसने किया? आज्ञे ने किया। आज्ञे ने जो तार सप्तक का संपादन किया था किस वर्ष में किया था? 1943 में किया था। सन भी याद रखेंगे, किसने किया, क्या किया, ये भी याद रखेंगे। पहले बच्चों इस तरीके से मैंने अभी तक आपको जितने भी प्रश्न बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस है। अगर इतने प्रश्न भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अभी तक जितने प्रश्न बताया है उससे फंसने वाले प्रश्न जरूर आते हैं। आइए आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? कबीरदास। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? कबीरदास। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। याद रखेंगे, कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, किस वाद के लेखक हैं? तो छायावाद के हैं।
ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। देखिए रामचरितमानस और रामायण में बहुत अंतर है। रामचरितमानस जी रचना की है उसको क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने। किस भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन प्यारे बच्चों जो रामायण है वो किसने किया है? वाल्मीकि जी ने किया है। और इसमें अधिकतर भाषा है संस्कृत ही अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है श्री गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। अगला सवाल आगे देखते हैं। लिखा है बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? लगभग 719। याद रखेंगे बिहारी सतसाई जो एक रचना है उसमें कितने दोहे हैं प्यारे बच्चों? लगभग 719। अगला सवाल, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला सवाल, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा पर। कभी कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चिदंबरा पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंद पंत को मिला। सवाल पलट के कैसे पूछेगा कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा मिला। ओके, चिदंबरा पर मिला। आगे देखते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। अगला सवाल, आंगन के पार द्वार के लेखक है अज्ञे। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन के पिताजी। साथियों, कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? केशवदास। कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? केशवदास। मतलब केशवदास के जो काव्य होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं साथियों। अगला लिखा है युगांत के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। युगांत के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है प्यारे बच्चों। अगला सवाल लिखा है झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता जो है उसकी लेखिका कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान। अगला, स्वदेश प्रेम के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। अगला सवाल प्यारे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की प्यारे बच्चों है। रीत काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कभी कभी सवाल पूछा सकता है रीत काल को और किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल से। या पूछ सकता है श्रृंगार काल को और किस नाम से जाना जाता है? रीत काल के नाम से जाना। अब हम लोग जाने जाते हैं काव्य सौंदर्य के एवं व्याकरण के ऊपर। इससे 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। आज इस वीडियो को अच्छी तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो पहले जो 20 नंबर आपका तैयार अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने साथियों 10 नंबर अपने तैयार कर लिए। आइए बाकी के बचे एमसीक्यू के 10 नंबर भी तैयार करते हैं। आगे, हास रस का स्थायी भाव हास है प्यारे बच्चों। हमें केवल 2 ही रस पढ़ना है अपने सिलेबस में, हास रस और करुण रस। इसमें से हास रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास है। हाँ पे बड़ा का मंत्रा और सा याद रखेंगे। अगर दूसरी तरीके से लिख के आ जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा। मतलब फंसाने के लिए ऐसे ही लगभग 4 ऑप्शन दे दिया लेकिन उसमें से केवल एक ही सही है। तो हास पर ही आपको गोला भरना है। आइए आगे सवाल साथियों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। कहते ना क्या तुम्हें शोक होगा? तो करुण मतलब विलाप, जब दुखी का माहौल होता है तो शोक होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। याद रखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार है। पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है उपमा अलंकार प्यारे बच्चों। पीपर पात सरस मन डोला में अलंकार का आंसर उपमा अलंकार है। अगला, मनु जनु जानो वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान कैसा होता है? अगर किसी भी आप कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं अगर उसमें मनु जनु जानो वाचक शब्द आ जाते हैं तो समझिए उत्प्रेक्षा अलंकार है प्यारे बच्चों। ओके, अगला लिखा है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। अब प्यारे बच्चों में बता दें सोरठा के 4 चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण और प्यारे बच्चों 3 चरण और 4 चरण, जिसमें से पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं।
दूसरे और चौथे में प्यारे बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल भी पूछा था इसमें से कि सोरठा किसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इसका प्रश्न एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं, तो ऑप्शन याद रखेंगे, आंसर याद रखेंगे रोला। रोला को प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 चरण होने के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, दोहे का उल्टा कौन सा छंद है, सोरठा। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है, उप प्यारे बच्चों। उपसर्ग जानते होंगे, ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला सवाल, अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या है, अभी है साथियों। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, आ है प्यारे बच्चों। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या, आई। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द लास्ट में जुड़ते हैं प्यारे बच्चों और उपसर्ग शब्द पहले जुड़ते हैं। आगे, घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या है, आहट। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है प्यारे बच्चों। क्या ऐसा समास है, द्विगु समास है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है प्यारे बच्चों। कैसा समास है, इसमें याद रखेंगे द्विगु समास है प्यारे बच्चों। इसमें कैसा है, द्वंद्व है। कैसा है, द्वंद्व। ओके, माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास है प्यारे बच्चों। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है प्यारे बच्चों। हानि लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है प्यारे बच्चों। जहाँ पे और का लेप होता है, और का छिपा होता है, और शब्द छिपा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर प्यारे बच्चों संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे हानि और लाभ लिख सकते हैं तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो द्विगु समास होता है। फिर जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है प्यारे बच्चों। और जहाँ और का लेप होता है और छिपा होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे लिखा, आग का तत्सम रूप क्या है, अग्नि है। याद रखेंगे, आग का तत्सम शब्द क्या है, अग्नि है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में यूज किए जाते हैं और साथियों तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी या आम चाल भाषा में यूज किए जाते हैं। आइए साथियों आगे देखिए, अगला प्रश्न लिखा है साथियों, हाथ का तत्सम रूप है हस्त, हस्त। आंख का तत्सम रूप है अच्छी। दूध का तत्सम रूप है दुग्ध। बादल का पर्यायवाची क्या है, वारिद भी है और जलद भी है। अब इन दो में से कोई भी एक ऑप्शन में होगा, टिक आप लगा दीजिएगा प्यारे बच्चों। कमल का पर्यायवाची क्या है, पंकज है, सरोज है प्यारे बच्चों। ओके, आकाश का पर्यायवाची क्या है, गगन है, नभ भी है। जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसे टिक लगाएंगे। अब आइए, संस्कृत में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर संस्कृत कैसे होगा, संस्कृत को कैसे अच्छी तरीके से काम करेंगे। आइए संस्कृत व्याकरण और अनुवाद की बातें करते हैं, साथ में इसमें कुछ मैंने हिंदी का भी मिक्स किया है, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है, नदी का पर्यायवाची क्या है, सरिता या तटनी है। प्रभाकर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, इत प्लस आद। ध्यान दीजिए, अब संस्कृत चालू हो गया साथियों। अब याद रखेंगे, इत्यादि संध, इत्यादि जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद क्या, इत प्लस आदि है। यद्यप में कौन सा संधि है, यण संध है। कैसा संध है, यद्यप ऐसा लिखा जाता है प्यारे बच्चों। और यद्यप में कैसा संध है, यण संध है प्यारे बच्चों। लिखा है, फलेषु किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी बहुवचन। फलेषु किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है साथियों। नद्याम किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी एक वचन है प्यारे बच्चों। नद्याम नदी का है। पठत किस लकार का रूप है, लट लकार का है प्यारे बच्चों। हस्यत किस लकार का रूप है, लिट लकार है साथियों। अलेखत किस लकार का रूप है, लट लकार का रूप है साथियों। पठातु किस लकार का रूप है, लोट लकार का साथियों। एक बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन चिंता मत करिएगा प्यारे साथियों कि ये नहीं हुआ तो नहीं होगा, होगा आपका प्यारे बच्चों। मैं वादा करता हूँ अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाते 17 से 20 नंबर के बीच में ही आपका MCQ सही निकल जाएगा। एक आध गलत निकल जाता है, बहुत ही पढ़ के जाते हैं तभी संस्कृत में गलती निकल जाता है, लेकिन प्रयास करिए 20 का 20 सही निकल भी सकता है साथियों। अब आइए हम अनिवार्य संस्कृत एवं अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी देख लेते हैं। संस्कृत के कभी पाठ से भी ये शब्द आ जाते हैं। लिखा है, वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के है। ये प्रश्न उत्तर में भी काम आ जाता है प्यारे बच्चों। लिखा है, वीर केन पूजते, वीरेण पूजते। अब इसका उत्तर आप कैसे ले सकते हैं, पूछा जाता है, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। पदेन विना की दूर यति पत्रम।
कह रहा है बिना पैर के दूर तक कौन जा सकता है? पत्र जा सकता है। ये पूछता है ना, प्रभुत्व ग्रामीण वाले चैप्टर से लिया गया है। चंद्रशेखर काशित क्रांतिकारी देशभक्ता। अब इसका उत्तर लिख सकते हैं, 1 नंबर में उत्तर आता लिखने के लिए, लिख सकते हैं चंद्रशेखरा क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। कुत्र मरणम मंडलम भवत। वाराणसी में। करा कहाँ मरना मंगलकारी होगा? वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत। विश्वत सृष्टा का ईश्वर। सभी जगह कौन व्यापक रूप से है? तो ईश्वर है साधु। भारतीय संस्कृति कैसी है? गतिशीला है। गतिशीला में लगातार वो चल ही रही है, आगे बढ़ ही रही है। आगे लिखा है अतुलनीय सौंदर्य किसका है? भारतवर्ष का। कह रहा है जिसकी तुलना न की जा सके वो कौन सा है? भारतवर्ष है साथियों। सर्वे भवन सुखना का अर्थ क्या है? सभी सुखी हूँ, सभी सुखी हूँ। पुरु राज कौन था? भारत वीर था। भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? अज्ञे हैं। प्रगतवादी युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है साथियों। कई ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन रामधारी सिंह का नाम चर्चित है तो सवाल आ सकता है साथियों। हिंदी के प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर आगे लिखा है गोदान किसकी अमर रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। फिर बच्चों गोदान प्रश्न आता है, लगभग मुंशी प्रेमचंद से एक सवाल आता है। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको अच्छी तरीके से तैयार करवाया है, अगर आप प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो MCQ का ऑप्शन है वो अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम 2026 में बेहतरीन अंक लेकर के आएंगे, हिंदी में भी, और ऑल ओवर भी आपका रिजल्ट बेहतरीन रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चनों को लिख लिए, उसके उत्तर लिख लिए, तो बस आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना भी याद हो जाए वो सही है। पेपर में चिंतित होकर मत जाइए। अगर आप चिंता करके पेपर में जाएंगे, पेपर आपका बेकार हो भी सकता है। इसलिए मैं कहता हूं हैप्पी रहिए प्यारे बच्चों, और आपका पेपर बहुत ही बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बेहतर ही हो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद साथियों।